चलिए भाई शुरू करते हैं हीरोइक कपलेट। ठीक है, चलिए भाई हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट। अब देखिए भाई, हीरोइक कपलेट में बात करने से, हीरोइक कपलेट के बारे में बात करने से पहले तो हम ये बात करते हैं कि कपलेट क्या होता है। पहले तो हम कपलेट को समझते हैं, कपलेट का मीनिंग क्या है। जैसा कि सोनेट में हमने पढ़ा था कि सोनेट की हर एक लाइन को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है राइम स्कीम का यूज़ करते हुए। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश सोनेट जो होता था, इंग्लिश सोनेट का जो सेकंड पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में तो 3 क्वार्टरेंस होते हैं और सेकंड वाला जो इसका पार्ट होता है उसमें एक कपलेट होता है 2 लाइंस का होता है ना। लास्ट में सेकंड पार्ट के रूप में 2 लाइंस का एक कपलेट होता है जिसकी हर एक लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है, जो राइम स्कीम का यूज़ करते हुए लिखा जाता है, तो उसे हम कपलेट कहते हैं। ठीक है, यही डेफिनेशन अपने को अप्लाई करनी है यहाँ पर कपलेट के ऊपर। तो ये जो कपलेट होता है, इस कपलेट की डेफिनेशन इसी कपलेट के ऊपर अप्लाई होती है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि किसी भी पोइटिक पोइट्री में 2 लाइंस जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हो और राइम स्कीम का यूज़ करते हुए लिखी गई हो, उन 2 लाइंस का जो एक पेयर होता है, उस पेयर को ही हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। क्लियर है बात? यानी किसी भी एक पोइट्री में 2 लाइंस का एक ऐसा पेयर, क्या कह रहा हूँ सुनिएगा, किसी भी एक पोइट्री में 2 लाइंस का एक ऐसा पेयर, 2 लाइंस की एक ऐसी जोड़ी, 2 लाइंस का एक ऐसा जोड़ा जिसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया हो और राइम स्कीम का यूज़ करते हुए लिखा गया हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। और ये कपलेट वही कपलेट है, उसे कहेंगे हम कपलेट। यानी किसी भी एक पोइट्री में 2 लाइंस का एक ऐसा पेयर जिसे आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया हो और राइम स्कीम का यूज़ करते हुए लिखा गया हो, उसे ही हम कपलेट कहेंगे। और सोनेट का जो सेकंड पार्ट होता है कपलेट, उसके ऊपर भी सेम डेफिनेशन अप्लाई होती है। वहाँ पर भी जो कपलेट होता है उसे आयम्बिक पेंटामीटर की लाइन में लिखा जाता है और राइम स्कीम भी वहाँ पर आती है और वो भी पोइट्री में आता है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर जो अप्लाई हो रही है, वही तीनों चीज़ें वहाँ पर अप्लाई हो रही है। जैसे ये इंग्लिश सोनेट में हमने पढ़ा था, उसकी राइम स्कीम क्या होती है, जी होती है ना लास्ट में, जी। और ये राइम स्कीम, इसका मतलब उसमें राइम स्कीम आ रही है। सोनेट की हर एक लाइन को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा ही जाता है, इसका मतलब आयम्बिक पेंटामीटर भी आ गया, राइम स्कीम भी आ गई और पोइट्री में तो उसको लिखा जा रहा है ही सही, इसका मतलब पोइटिक लाइन तो वो है ही सही। तो ये होता है कपलेट। किसी भी एक पोइट्री में लिखी गई 2 लाइंस का एक ऐसा पेयर जो आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करते हुए लिखा जाए और राइम स्कीम का यूज़ करते हुए लिखा जाए, उसे ही हम कपलेट कहते हैं। और ये कपलेट वही कपलेट है। अब बात आती है कि ये हीरोइक का मतलब क्या है। कपलेट तो समझ में आ गया, अब ये हीरोइक कपलेट क्या है। तो हीरोइक कपलेट का मतलब ये है, देखो कपलेट लिखने का जो ये तरीका होता है, तो पुराने टाइम पर जो मध्यकाल के समय जो एपिक पोएम्स जो लिखी जाती थी पुराने पोइट्स के द्वारा, एंशिएंट पोइट्स के द्वारा जो एपिक पोएम्स लिखी जाती थी या हीरोइक पोइट्री जो लिखी जाती थी, हीरोइक पोइट्री, एपिक पोइट्री बोल दीजिए आप, या हीरोइक पोइट्री जो लिखी जाती थी, तो उस हीरोइक पोइट्री में या उस एपिक पोएम्स में कपलेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। पुराने टाइम पर जो हीरोइक पोइट्री लिखी जाती थी या एपिक पोएम्स जो लिखी जाती थी, महाकाव्य के रूप में जो कविता लिखी जाती थी, जैसे जॉन मिल्टन ने लिखा पैराडाइज लॉस्ट, पढ़ा था अपन ने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। वो एक एपिक पोएम है, एक महाकाव्य है जो 12 किताबों में लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। तो वो क्या है, एक एपिक है और उसको पोइट्री के फॉर्म में लिखा है, तो इसीलिए हमने उसको कह दिया एपिक पोएम। या हीरोइक पोइट्री में इस प्रकार के कपलेट्स का बहुत बड़े या यूं कहते हैं कि व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता था। किसमें, एपिक पोएम्स में या हीरोइक पोइट्री में। हीरोइक पोइट्री में या एपिक पोएम्स में इस तरह के कपलेट्स का बहुत ही बड़े या व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें किसी हीरो के
किसी हीरो के वंडरफुल डीड्स या फिर यूं कह दें कि उसके द्वारा की गए या उसके द्वारा दर्शाई गई या उसके द्वारा एक्सप्रेस की गई पावर को जो है इंडिकेट किया जाता था। किसके माध्यम से? इस इपिक पोएम या इस हीरोइक पोइट्री के माध्यम से। क्योंकि उस इपिक पोइट्री में कोई ना कोई तो हीरो रहेगा ना, या उस हीरोइक पोइट्री में जो कहानी दर्शाई जाएगी उसमें कोई ना कोई हीरो तो रहेगा ना। जैसे अभी अपने ये जो पोइट्री है, ये इपिक जो पोइट्री है पैराडाइज लॉस्ट, तो इस पैराडाइज लॉस्ट में सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है वो किसका है? सैटर्न का, ल्यूसीफर का। ठीक उसी प्रकार से हर एक इपिक पोएम में, हर एक हीरोइक पोइट्री में कोई ना कोई हीरो तो रहेगा ना जिसकी कहानी बताई जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि इपिक पोएम्स में या पुराने टाइम पर जो हीरोइक पोइट्री लिखी जाती थी, उन हीरोइक पोइट्री में अधिकांश उनको लिखने का जो तरीका होता था वो कपलेट्स के रूप में होता था, यानी कि उनको इसी प्रकार के कपलेट का इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता था। और इस तरह के बहुत लंबे चौड़े बहुत सारे कपलेट्स लिखे जाते थे, और उन कपलेट्स के माध्यम से क्या बताया जाता था? किसी हीरो के वंडरफुल डीड्स, किसी हीरो के आश्चर्यजनक कार्यों का बखान किया जाता था, या किसी हीरो की ताकत से संबंधित कहानी उसमें बताई जाती थी। किसके माध्यम से? उस कपलेट का इस्तेमाल करते हुए। इसीलिए इस तरह के कपलेट्स जिसके अंदर किसी हीरो के वंडरफुल डीड्स को एक्सप्लेन किया जा रहा हो, या जिसके अंदर किसी हीरो के पावर को एक्सप्रेस किया जा रहा हो, जिसको कहाँ पर लिखा जा रहा हो? इपिक पोइट्री या हीरोइक पोइट्री में। इसीलिए धीरे धीरे इस तरह के कपलेट्स का नाम क्या हो गया? हीरोइक कपलेट हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि प्राचीन समय में, पुराने टाइम पर, मध्यकाल के टाइम पर जो अलग अलग पोइट्स के द्वारा जो एपिक पोएम्स लिखी गई, जो हीरोइक पोइट्री लिखी गई, उस हीरोइक पोइट्री में जो उन्होंने अपनी पूरी कहानी कपलेट्स के माध्यम से लिखी, क्योंकि इन पोएम्स में उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? कपलेट्स का। और कपलेट्स के माध्यम से उन्होंने क्या बताया? उस हीरो की कहानी को बताया, और उस हीरो की कहानी में भी उस हीरो के वंडरफुल डीड्स को एक्सप्लेन किया, और उस हीरो की पावर को एक्सप्लेन किया। किसके माध्यम से? अपनी उस इपिक पोइट्री और इपिक या हीरोइक पोइट्री के माध्यम से। लेकिन आप हीरोइक पोइट्री तो लिख दोगे, इपिक पोएम तो लिख दोगे, लेकिन लाइन के माध्यम से ही तो लिखनी पड़ेगी ना। तो पोइटिक फॉर्म भी तो होना चाहिए आपके पास। जब तक पोइटिक फॉर्म नहीं होगा तब तक लाइंस कैसे लिखोगे आप? तो इन्होंने हीरोइक पोइट्री लिखी तो सही, इपिक पोएम लिखी तो सही, उस हीरोइक पोइट्री में या उस इपिक पोएम में इन्होंने किसी हीरो की कहानी को एक्सप्लेन किया तो सही, हीरो के वंडरफुल डीड्स को एक्सप्लेन किया तो सही, हीरो की पावर को एक्सप्लेन किया तो सही, लेकिन किसके माध्यम से? कपलेट के माध्यम से। और कपलेट के माध्यम से उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी, यानी बहुत सारे कपलेट्स को यूज कर करके, यानी कि कपलेट्स की एक श्रृंखला लिख दी उन्होंने, बहुत लंबी चौड़ी एक श्रृंखला लिख दी। बहुत सारे कपलेट, जैसे एक कपलेट, ये दूसरा कपलेट, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छह, इस तरह के बहुत सारे कपलेट्स के रूप में उन्होंने जो है उस पूरे हीरो की कहानी को एक्सप्लेन कर दिया अपनी उस हीरोइक पोइट्री में, अपनी उस एपिक पोइट्री में। और उस कहानी के माध्यम से उन्होंने उस हीरो के वंडरफुल डीड्स, उसके आश्चर्यजनक कार्यों को जो है, उसके द्वारा किए गए आश्चर्यजनक कार्यों की कहानी को बताया, उसकी पावर के बारे में बताया कि भाई उसने ऐसा काम किया, उसने वैसा काम किया, उसने ये किया, उसने महान युद्ध लड़ा, उसने ये किया, उसने वो किया। किसके माध्यम से? कपलेट के माध्यम से। तो इसीलिए धीरे धीरे इस तरह के कपलेट्स का नाम क्या डल गया? हीरोइक कपलेट। क्योंकि इस प्रकार के कपलेट्स का इस्तेमाल इपिक पोएम्स या हीरोइक पोइट्री में किया जाता था, जिसमें किसी हीरो की कहानी को बताया जाता था, और उस हीरो की कहानी में भी उसके वंडरफुल डीड्स या उसकी पावर को एक्सप्लेन किया जाता था। तो इसीलिए धीरे धीरे इस प्रकार के कपलेट्स, क्योंकि उसका इस्तेमाल किसी हीरोइक पोइट्री में किया जा रहा है या किसी इपिक पोइट्री में किया जा रहा है, जिसमें किसी हीरो की कहानी बताई जा रही है, उसके द्वारा किए गए वंडरफुल डीड्स या उसके पावर के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए इस तरह के कपलेट्स का नाम धीरे धीरे क्या पड़ गया समय के साथ? हीरोइक कपलेट पड़ गया। और इसीलिए धीरे धीरे जब भी इस प्रकार की कहानी बताई जाती है या इस प्रकार की कोई भी इपिक पोइट्री या हीरोइक पोइट्री लिखी जाती है, जिसमें कपलेट्स के माध्यम से हीरो के वंडरफुल डीड्स को या पावर को एक्सप्लेन किया जाता है या किया जाने लगा भविष्य में, तो उस तरह के कपलेट्स को क्या कहा जाने लगा? फिर हीरोइक कपलेट कहा जाने लगा। क्लियर है बात? तो इससे कहेंगे अपन हीरोइक कपलेट।
जिसका इस्तेमाल किसी इपिक पोइट्री या हीरोइक पोइट्री में किया जाता था, जिसके अंदर किसी हीरो की कहानी बताई जाती थी, किसी हीरो के वंडरफुल डीड्स या उसके पावर के बारे में बात की जाती थी। और ऐसे ही पोइटिक फॉर्म को हमने क्या कह दिया, हीरोइक कपलेट कह दिया। अब कपलेट तो आप समझ ही चुके हो, और उसके आगे ये एडजेक्टिव हीरोइक क्यों लगा वो रीज़न भी आपने समझ लिया। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल एपिक पोइट्री और हीरोइक पोइट्री में किया जाता था, इस कपलेट का इस्तेमाल। इसीलिए हीरोइक पोइट्री और एपिक पोइट्री में बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जाने के कारण ही इस कपलेट को क्या कहा जाने लगा, हीरोइक कपलेट कहा जाने लगा। बस इतनी सी बात समझनी है, बस। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं अब। हीरोइक कपलेट देखिए भाई, a pair of two rhymed lines of verse in iambic pentameter is called a heroic couplet। किसी भी वर्स का मतलब होता है पोइट्री, वर्स का मतलब पोइट्री, ठीक है ना, ये पहले भी बता चुका हूं मैं। किसी भी एक पोइट्री में राइम्ड लाइंस का, और राइम्ड लाइंस भी कितनी, 2। किसी भी एक पोइट्री में 2 राइम्ड लाइंस का एक ऐसा पेयर जिसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, हीरोइक कपलेट कहेंगे। ये देख लीजिए भाई, जो बात हमने यहाँ पर की थी वही चीज़ यहाँ पर पढ़ने को मिल रही है। 2 राइम्ड लाइंस का, किसी भी पोइट्री में लिखी गई 2 राइम्ड लाइंस का एक ऐसा पेयर जिसे राइम का यूज़ करते हुए लिखा जा रहा है, जिसे आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करते हुए लिखा जा रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, हीरोइक कपलेट कहेंगे। कपलेट भी उसे ही कहेंगे और हीरोइक कपलेट भी उसे ही कहेंगे। लेकिन उसके आगे हीरोइक क्यों लगा, अब देखिए आगे। द एडजेक्टिव हीरोइक वॉज अप्लाइड इन द लेटर 17th सेंचुरी। अब कपलेट तो हमने समझ लिया कि कपलेट किसको कहते हैं, लेकिन इस कपलेट के आगे जो एडजेक्टिव लगा हुआ है हीरोइक, इस हीरोइक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया, इसको अप्लाई किया गया, यानी इस एडजेक्टिव को लगाया गया इन द लेटर 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के दूसरे हाफ में। लेटर, यहाँ पर एक वर्ड आया है एक तो वर्ड होता है LATTER, एक वर्ड होता है LATER, एक वर्ड होता है LETTER। इन तीनों का मीनिंग बता सकता है कोई? इसका मतलब तो होता है बाद में, इसका मतलब होता है पत्र, लेटर, जो लेटर अपन लिखते हैं, और इसका मीनिंग होता है जो संख्या में दूसरा है, वो होता है इसका मीनिंग। लेटर, LATTER, लेटर का मतलब जो संख्या में दूसरे नंबर का है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ द लेटर गर्ल मतलब वो सेकंड नंबर की जो लड़की है, या उधर से अगर कहूँ द लेटर गर्ल फ्रॉम द सेकंड, तो उधर से सेकंड नंबर की जो लड़की है वो द लेटर गर्ल मतलब जो संख्या में दूसरे नंबर की है। तो कोई भी चीज़ जो संख्या में दूसरे नंबर की होती है उसको अपन कहते हैं LATTER, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे ये पढ़ा है हमने कि इस कपलेट के आगे जो हीरोइक एडजेक्टिव लगा, ये कब लगाया गया था, इन द लेटर 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के लेटर वाले पार्ट में। लेटर वाले पार्ट में मतलब सेकेंड हाफ में, क्योंकि हर सेंचुरी का आप जानते हो 1 से लेकर के 100 ईयर्स तक जो होते हैं, 100 साल, इन 100 सालों में कितने हाफ बनेंगे, कितने हाफ बनेंगे, 2 हाफ बनेंगे ना भाई। 1 से लेकर के 50 तक तो 50 सालों तक तो फर्स्ट हाफ, और 51 से लेकर के 100 तक ये सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ ये हो गया, सेकंड हाफ ये हो गया। तो पहला फर्स्ट हाफ तो ये हो गया और सेकंड हाफ ये हो गया, तो ये हो गया लेटर हाफ, लेटर पार्ट। यानी कि 51 से 100 सालों के बीच का जो टाइम है इसको कह दिया। और कौन सा, 17वीं शताब्दी का। अब बताओ 17वीं शताब्दी का लेटर पार्ट कौन सा हुआ, 1651 से लेकर के 1700 तक का जो टाइम है ये हो गया 17th सेंचुरी का लेटर पार्ट, ठीक है। सेंचुरी वाली चीज़ हम समझ चुके हैं, पहले अच्छे से अभ्यास करा चुका हूं मैं बढ़िया तरह से, ठीक है ना।
तो 17 सेंचुरी ये 1601 से लेकर के 1700 तक ये हो जाएगी 17 सेंचुरी। इसका फर्स्ट हाफ तो हो जाएगा 1601 से 1650 तक और लेटर पार्ट हो जाएगा 1651 से 1700 तक। इसका मतलब ये हो गया कि इस हीरोइक कपलेट में जो हीरोइक एडजेक्टिव लगा था ना, ये कब लगा था? 17 सेंचुरी के लेटर पार्ट में, यानी कि सेकेंड हाफ में। इसका मतलब 1651 से 1700 के बीच की बात है, जब सबसे पहली बार इस कपलेट के साथ ये एडजेक्टिव लगाया गया और इसे कहा गया हीरोइक कपलेट। ठीक है। बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सच कपलेट्स इन हीरोइक, दैट इज एपिक पोएम्स एंड प्लेज। और क्यों लगाया गया भाई, उसका कारण भी देखिए। 17 सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इस कपलेट के आगे ये हीरोइक एडजेक्टिव यानी ये हीरोइक शब्द क्यों लगाया गया? बिकॉज ऑफ, के कारण। किसके कारण? द फ्रीक्वेंट यूज, फ्रीक्वेंट यानी कि अधिकाधिक इस्तेमाल के कारण, फ्रीक्वेंट यानी बार बार या अधिकाधिक, अधिक से अधिक, क्योंकि बार बार इस्तेमाल किया जाता रहा था। किसका? ऑफ सच कपलेट्स, इस प्रकार के कपलेट्स का बार बार या अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता था इन हीरोइक पोइट्री में। दैट इज, और हीरोइक पोइट्री किसको कहेंगे अपन? दैट इज एपिक पोएम्स एंड प्लेज, जो कि एपिक प्लेज होते हैं या एपिक पोएम्स होती है उनको। यानी कि ये देख लीजिए भाई, इस तरह के कपलेट्स के आगे हीरोइक एडजेक्टिव इसलिए लगाया गया, पहली बात तो कब लगाया गया? 17 सेंचुरी के लेटर पार्ट में, यानी 17 सेंचुरी के सेकेंड वाले हाफ में। और क्यों लगाया गया? क्योंकि इस तरह के कपलेट्स का इस्तेमाल मोस्टली किसमें किया जाने लगा था? हीरोइक पोइट्री में या एपिक पोएम्स या एपिक प्लेज में इसका, इस तरह के कपलेट्स का बार बार अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाने लगा था। सही बात है ना भाई? अभी अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर आप भी जो है, अगर अपने मोहल्ले में, फॉर एग्जाम्पल एक साधारण सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप भी अगर अपने मोहल्ले में सबकी मदद करेंगी, सबकी मदद अगर जा कर के करेंगी, पूरे घर में आसपास में जितने भी लोग रह रहे हैं, कुछ भी परेशानी आ जाए, आप यदि उनके लिए हेल्पफुल पर्सन साबित होंगे, किसी भी प्रकार की मदद उनको चाहिए होगी, अगर आप उनकी जा कर के मदद करेंगे, तो आपके ऊपर भी पीके की भाषा में अगर कहूँ तो एक ठप्पा लगा दिया जाएगा हेल्पफुल पर्सन का। लगेगा नहीं लगेगा कि यार ये लड़की या ये लड़का तो बड़ा हेल्पफुल पर्सन है? लगेगा नहीं लगेगा? क्योंकि आप हर किसी की मदद करने पहुंच जाते हो। कोई भी व्यक्ति जो मुसीबत में होता है, कोई भी व्यक्ति जिसको नीड होती है, जिसको आवश्यकता होती है, आप तुरंत वहां पहुंच जाते हो उसकी मदद करने के लिए। और कैसे भी हो, किसी भी प्रकार से हो, आप उसकी हेल्प करते ही करते हो। चाहे फाइनेंशियली हो, फाइनेंशियली आप खुद नहीं कर पाओ तो कहीं से कलेक्ट करके आपने उसकी मदद की, लेकिन आप मदद करते हो। तो इस तरह से आपके ऊपर ठप्पा लगा नहीं लगा हेल्पफुल पर्सन होने का? ठीक उसी प्रकार से कपलेट तो केवल यही था बेचारा 2 लाइन का, इसकी कोई गलती नहीं थी, इसने ऐसा कोई बहादुरी से भरा हुआ काम नहीं किया था। लेकिन सारे के सारे जो पोइट्स थे इस कपलेट का इस्तेमाल एपिक पोएम्स, एपिक प्लेज और हीरोइक पोइट्री में बार बार करने लगे, बार बार करने लगे। तो इसीलिए इसके ऊपर ठप्पा लग गया, किसका? हीरोइक कपलेट होने का ठप्पा लग गया कि भाई ये कौन सा कपलेट है? हीरोइक कपलेट। क्यों? क्योंकि मैं किसी हीरो की कहानी बताता हूँ, क्योंकि मैं किसी हीरो के वंडरफुल डीड्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैं किसी हीरो की पावर के बारे में बताता हूँ। अरे भाई तू थोड़ी बता रहा है, वो तो पोएट जो है वो तेरा इस्तेमाल कर रहा है अपने थॉट्स लिखने के लिए। पोएट जो है तुझे लिख रहा है अपने थॉट्स लिखने के लिए, तो क्योंकि उसने अपने थॉट्स लिखने के लिए उसे कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए ना भाई, कोई ना कोई फॉर्म तो चाहिए। आपको अगर मान लो पोइट्री लिखना हो और आपके पास अगर चॉइस दी गई हो आपको कि भाई या तो ब्लैंक वर्ड्स में लिखो या सोनेट का फॉर्म यूज़ करके लिखो, आप अगर आपको चॉइस दे दी जाए कि भाई आपको एक पोइट्री लिखनी है, अब ऑप्शंस 2 हैं, या तो ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करके लिखनी है या सोनेट का यूज़ करके लिखनी है, क्योंकि ब्लैंक वर्ड्स भी पोइटिक फॉर्म है और सोनेट भी पोइटिक फॉर्म है। लेकिन फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना है कि दोनों में जो है राइम स्कीम, दोनों में राइम स्कीम होती है ना? होती है ना? होती नहीं होती? ब्लैंक वर्ड्स में राइम स्कीम नहीं होती है, सोनेट में राइम स्कीम होती है।
ठीक है, सबसे बड़ी समानता ये है कि दोनों को आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है, ब्लैंक वर्स को भी, सोनेट को भी। लेकिन फर्क दोनों में सिर्फ इतना सा है कि ब्लैंक वर्स में राइम स्कीम नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए उसको ब्लैंक वर्स कहा जाता है, और सोनेट में राइम स्कीम होती है। बस ये फर्क है दोनों में। अब आपके सामने तो सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाएगी ना राइम स्कीम को यूज़ करने की, और जिसके पास राइम स्कीम यूज़ नहीं करने की आज़ादी है उसके तो मज़े आ जाएंगे, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा अटकता कहाँ है? राइम स्कीम को सेट करने में। पोइट्री तो कोई भी लिख दे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है? वो पीछे जो राइम स्कीम सेट करते हैं ना अपन, वहीं पे दिक्कत आ जाती है, वरना तो गली में घूमने वाला एक एक बच्चा शायर बन जाता। हाँ बताओ आप, बनता नहीं बनता? हर कोई चलता फिरता दूसरा आदमी शायरी करने लग जाता, लेकिन बस एक लाइन तो बोल देता है वो, लेकिन दूसरी लाइन का लास्ट का वर्ड उसके साथ मैच करने में दिक्कत आ जाती है उसको, और वहीं पे वो जो है उसका शायर मर जाता है फिर। अरे क्योंकि फिर दूसरे लोग सुनते ही मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, जमानी 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 जमानी। होता नहीं होता? यही होता है ना। लेकिन जो जमा दे, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उसके लिए तालियां बजने लग जाती है। जो नहीं जमा पाता वो फिर डिसलाइक कर देते हैं लोग उसको। खैर जो भी है, तो ये है भाई बात, समझ में आ गई। अब हीरोइक कपलेट को, हीरोइक मतलब इस कपलेट के आगे हीरोइक इसलिए कब लगा था? 17वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। और क्यों लगाया गया, मतलब इस कपलेट को हीरोइक कपलेट क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि इसका अधिकांश इस्तेमाल किया जाता था एपिक पोएम्स या प्लेज में या हीरोइक पोइट्री में। अधिक तरीके से जो है इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता था, जिसमें किसी हीरो की कहानी बताई जाती थी, उसके वंडरफुल डीड्स को एक्सप्लेन किया जाता था, उसकी पावर को एक्सप्लेन किया जाता था। इसीलिए धीरे धीरे इस तरह के कपलेट्स के आगे क्या लग गया? हीरोइक कपलेट, और इस तरह के कपलेट्स को हीरोइक कपलेट्स कहा जाने लगा। It was originally used in epics and heroic poems in order to describe the wonderful deeds of ancient brave heroes and their power. देखिए भाई, वास्तविक रूप से it was originally used, वास्तविक रूप से हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किया जाता था किसमें? एपिक्स में, यानी कि बड़े बड़े महाकाव्यों में, एंड हीरोइक पोएम्स, और हीरोइक पोएम्स में वास्तविक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि असलियत में तो हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किसमें किया जाता था? एपिक्स में, बड़े बड़े जो महाकाव्य होते थे उसमें, या किसी हीरोइक पोइट्री में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था हीरोइक कपलेट का। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब, ताकि इन एपिक्स के माध्यम से या इन हीरोइक पोइट्री के माध्यम से हम डिस्क्राइब कर सकें किसको? द वंडरफुल डीड्स ऑफ एंशिएंट ब्रेव सोल्जर्स। जिस भी हीरो की कहानी उस एपिक या उस हीरोइक पोइट्री में बताई जा रही है, उस हीरो के, और हीरो भी कौन सा? एंशिएंट ब्रेव हीरोज। एंशिएंट मतलब प्राचीन, जो बहादुर योद्धा हुए हैं इतिहास में। मान लीजिए आप अलेक्जेंडर के बारे में कहानी लिख रहे हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, याद है ना आपको, जो दुनिया जीत करके भारत के ऊपर आक्रमण करने आया था। सिकंदर के बारे में मालूम है या नहीं है? नहीं पता? अलेक्जेंडर के बारे में पता नहीं है, सिकंदर के बारे में मालूम नहीं है? चलो खैर नहीं पता तो कोई बात नहीं, कभी किसी दिन चर्चा करेंगे, बताएंगे सिकंदर के बारे में। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि मैसिडोनिया का किंग था, मैसिडोनिया का राजा था, और सिकंदर महान, नाम तो सुना होगा ना आपने सिकंदर महान का। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, जो मैसिडोनिया जो कि वर्तमान समय में जो ग्रीस जो कंट्री है, ग्रीस, उस ग्रीस कंट्री के आसपास ही एक पुराने प्राचीन समय में एक देश स्थित था, मैसिडोनिया, वहाँ का राजा था वो। देखिए भाई, इट वॉज ओरिजिनली यूज्ड, तो वास्तविक रूप से हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल जो है एपिक्स में या हीरोइक पोएम्स में किया जाता था, ताकि इसके माध्यम से प्राचीन जो बहादुर योद्धा हैं उनके आश्चर्यजनक कार्यों को और उनकी ताकत को डिस्क्राइब किया जा सके। इसीलिए हीरोइक कपलेट्स लिखे जाते थे भाई, और यही सबसे बड़ा पर्पस था हीरोइक कपलेट्स लिखने का। क्योंकि हीरोइक कपलेट्स का इस्तेमाल किस में होता था? एपिक्स में होता था, एपिक पोएम्स में होता था, हीरोइक पोइट्री में होता था। और ये एपिक्स और हीरोइक पोइट्री क्यों लिखे जाते थे? सबसे पहली बात तो किसके ऊपर आधारित होते थे? ये एंशिएंट ब्रेव हीरोज के ऊपर आधारित होती थी ये कहानियाँ।
ये एपिक्स वगैरह में जो कहानियां लिखी जाती थी ना, हीरोइक पोइट्री वगैरह में, ये प्राचीन बहादुर जो योद्धा हुए हैं उन योद्धाओं के ऊपर लिखी जाती थी। और उन योद्धाओं की कहानियों में भी उनके आश्चर्यजनक जो कार्य जो उन्होंने किए हैं, जो महान कार्य उन्होंने किए हैं, उन महान कार्यों का बखान किया जाता था, उनकी ताकत का बखान किया जाता था। इसलिए ये एपिक पोएम्स और हीरोइक पोइट्री लिखी जाती थी। और इसी हीरोइक पोइट्री में इस्तेमाल किया जाता था इस कपलेट को। तो हीरोइक पोइट्री में अधिकाधिक इस्तेमाल के कारण या एपिक पोइट्री में फ्रीक्वेंट यूज के कारण धीरे धीरे इस तरह के कपलेट्स को क्या कहा जाने लगा? हीरोइक कपलेट्स कहा जाने लगा। तो क्लियर है यहाँ पर? ओरिजिनली तो इसका इस्तेमाल हीरोइक कपलेट्स का किसमें किया जाता था? एपिक पोएम्स में या हीरोइक पोइट्री में, ताकि इनके माध्यम से एंशिएंट ब्रेव हीरोज के वंडरफुल डीड्स को डिस्क्राइब किया जा सके और उनके पावर को डिस्क्राइब किया जा सके। यही सबसे बड़ा पर्पस होता था हीरोइक कपलेट का। ठीक है, तो कोई यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस लिए हीरोइक कपलेट्स लिखे जाते थे, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि हीरोइक कपलेट्स को एपिक पोएम्स और हीरोइक पोइट्री में लिखा जाता था। और क्यों लिखा जाता था? टू डिस्क्राइब द वंडरफुल डीड्स ऑफ एंशिएंट ब्रेव हीरोज एंड देयर पावर। उनके एंशिएंट ब्रेव हीरोज के वंडरफुल डीड्स को डिस्क्राइब करने के लिए या उनके पावर की स्टोरीज को डिस्क्राइब करने के लिए हीरोइक कपलेट्स लिखे जाते थे। क्लियर है बात? आगे देखिए भाई, एक और महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए आ रही है। दिस वर्स फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश पोइट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है भाई। यहाँ पर इस प्रकार की पोइट्री का जो फॉर्म था, वर्स का मतलब पोइट्री, फॉर्म का मतलब प्रकार, रूप, तरीका। इस प्रकार की पोइट्री लिखने का जो ये फॉर्म था वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में इसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है बाय जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर को जाता है इन द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कौन सी राइटिंग में? 2 राइटिंग्स लिखी थी इन्होंने, जिसमें से पहली राइटिंग तो थी इनकी द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। इस द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन नाम की राइटिंग में उन्होंने सबसे पहली बार हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल किया। एंड मोस्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, और इनकी एक और राइटिंग थी जॉफ्री चौसर की, द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स में भी इन्होंने हीरोइक कपलेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। और हीरोइक कपलेट को इंग्लिश पोइट्री में इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जॉफ्री चौसर को जाता है। ध्यान रखिएगा, जॉफ्री चौसर 14th सेंचुरी के पोइट हैं, ये इंग्लिश पोइट हैं 14th सेंचुरी के। 1340 से लेकर के 1400 तक इनका टाइम माना जाता है जॉफ्री चौसर का। ठीक है, जॉफ्री चौसर, ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी से ध्यान रह जाएगा आपको। ज्योग्राफी से यहाँ याद रखो, जियो, फिर उसके बाद में FFREY, जॉफ्री, जियोग्राफी, जियोफ्रे। और चौसर पहले खेल होता था एक पुराने टाइम पे खेला जाने वाला चौसर, तो CHAUCER, जॉफ्री चौसर। 1340 से लेकर के 1400 तक का समय माना जाता है जॉफ्री चौसर का। 14th सेंचुरी के पोइट थे ये जॉफ्री चौसर। तो माना जाता है कि हीरोइक कपलेट को सबसे पहली बार इंग्लिश पोइट्री में इंट्रोड्यूस किया किसने? जॉफ्री चौसर ने। और कहाँ पर किया? अपनी 2 राइटिंग्स में, जिसमें से पहली राइटिंग का नाम तो है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन और दूसरी राइटिंग का नाम है द कैंटरबरी टेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेट वगैरह के एग्जाम्स वगैरह जो होते हैं, UGC नेट के जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, उस स्टैंडर्ड एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है ये, और बनते भी हैं कई बार। आप UGC नेट का पेपर उठा करके देख लीजिएगा इंग्लिश का, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। सोनेट को सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंग्लिश सोनेट को सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था? निम्न में से स्पेंसरियन सोनेट की विशेषता है। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, 4 ऑप्शन आपको ढूंढने पड़ेंगे। मिल्टोनिक सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट में निम्न में से क्या मुख्य विशेषता थी या क्या मुख्य अंतर था? सिजियो का, अगर आप लोगों ने उसको डिटेल से पढ़ा है, वोल्टा से मीनिंग क्या है, वोल्टा का मीनिंग क्या होता है ना, अगर आप लोगों ने वो चीज़ ध्यान से पढ़ी है तो सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे। वोल्टा का मीनिंग क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें। सिजियो का मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो
इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर हम अभी से इस लेवल पर पढ़ते हुए चलें, अगर आगे बढ़ते हुए चलें अगर, तो निश्चित रूप से एक बहुत बेहतरीन तैयारी हम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा बेस जो है हम हमारा क्रिएट कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो ध्यान रखिएगा, हीरोइक कपलेट्स को सबसे पहली बार इंग्लिश पोइट्री में इंट्रोड्यूस किया था जॉफ्री चौसर ने अपनी 2 राइटिंग्स में, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन एंड द कैंटरबरी टेल्स। एंड हैज़ बीन इन कॉन्स्टेंट यूज एवर सिंस, और बस तभी से लेकर के ये लगातार उपयोग में अब तक रहा है। यानी कि जॉफ्री चौसर ने जब पहली बार इसका इस्तेमाल अपनी राइटिंग्स में किया, तब से लेकर के अब तक इसको लगातार अलग अलग पोइट्री में या अलग अलग राइटिंग्स में राइटर्स के द्वारा या पोइट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। उसके बाद भाई देखो, कोई भी चीज़ जब फैशन में आ जाती है ना, तो सब लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं, होता नहीं होता। अभी मान लो कोई भी बॉलीवुड हीरो, अभी पुराने टाइम पे क्या फैशन थी आपको याद है ना? पुराने टाइम पे क्या फैशन थी? वो ऐसे चौड़ी मोहरी की जीन्स से चला करती थी पहले, अगर आपको ध्यान हो तो। बेल बॉटम जीन्स बोला जाता था उनको, बेल बॉटम जीन्स, जो यहाँ से तो बड़ी सकड़ी रहा करती थी, बहुत एकदम टाइट, और नीचे से ऐसी रहती थी उनकी मोहरी बहुत चौड़ी चौड़ी। तो कोई व्यक्ति अगर जूते भी पहनता था ना, तो जूते भी ढक जाते थे उसके अंदर, पता भी नहीं लगता था कि इसने कुछ पहन भी रखा है नीचे या नंगे पैर ही चल रहा है, इतनी चौड़ी मोहरी हुआ करती थी उनकी। लेकिन फिर बाद में आ गई नैरो जीन्स, उसमें यहाँ से ढीला हो गया और नीचे से सकड़ी हो गई वो जीन्स है ना, चूड़ीदार पजामे की तरह होगी वो जीन्स है। तो ये फैशन है, फैशन आ जाए जो ही है ना। एक व्यक्ति को उस चीज़ को प्रेजेंट करने की देर है, बाकी सब उसको अपने आप फॉलो करने लग जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये जो पोइटिक फॉर्म्स वगैरह होते हैं ना, इनकी भी एक फैशन आती है। जैसे किसी एक व्यक्ति ने लिख दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, अब दूसरे को अच्छा लगा तो वो भी उसको फॉलो करने लग जाएगा, तीसरा भी उसको फॉलो करने लग जाएगा, चौथा भी उसको फॉलो करने लग जाएगा। सोनेट के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ सोनेट के साथ। मिल्टन ने उसको, भाई ओरिजिनली तो वो मॉडल किसका था? पेट्रार्क का, लेकिन अब इनको क्या है, एलिजाबेथन एज के पोइट्स को कोई नया फॉर्म चाहिए था, तो इन्होंने पेट्रार्क के फॉर्म को कॉपी कर लिया, जिसमें मिल्टन ने भी कॉपी कर लिया, उसमें थोड़े बहुत चेंज करके उसने अपने तरीके से उसको लिख दिया, तो वो मिल्टोनिक सोनेट कहलाया। आप देखो कि विलियम शेक्सपियर 1616 में 1558 में विलियम शेक्सपियर 1558 से 1564 में इनका जन्म हुआ था और 1616 में इनकी डेथ हो गई थी विलियम शेक्सपियर की। 1564 में इनका जन्म हुआ और 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। तो लगभग 16 सेंचुरी में ये सक्रिय रहे पूरी तरह से। तो 16 सेंचुरी में इन्होंने सोनेट को इतना फेमस कर दिया था सोनेट के इस फॉर्म को, कि आज भी देखिए आप मॉडर्न एज तक भी सोनेट जो फॉर्म है कितना प्रचलित है या नहीं, ये बताइए आप। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप देख लीजिए प्रेजेंट टाइम की या मॉडर्न एज तक की बहुत सारी पोइट्री आप पढ़ लीजिए, आपको सोनेट वाली राइटिंग या सोनेट वाली पोइट्री हर जगह देखने को मिल जाएगी, हर जगह, लगभग हर जगह। उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि सोनेट इतना फेमस हुआ विलियम शेक्सपियर या मिल्टन के बाद। एक तो मिल्टन वाले सोनेट्स भी काफ़ी फेमस हुए और शेक्सपियरियन सोनेट भी काफ़ी फेमस हुए। ठीक उसी तरह से कोई भी एक जो लिटरेरी फॉर्म होता है ना, जब वो लोगों को पसंद आ जाता है तो लोग फिर उसको जो है अपने आप यूज़ करने लग जाते हैं। पहले एक ने यूज़ किया, फिर दूसरे ने यूज़ किया, फिर तीसरे ने यूज़ कर दिया, और इस तरह से वो लिटरेरी फॉर्म फेमस हो जाता है। आगे देखिए भाई, तो हीरोइक कपलेट को, इसकी जो 2 लाइन्स होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। एंड और आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? द आयम्बिक पेंटामीटर इज नोन एज हीरोइक मीटर। आयम्बिक पेंटामीटर को हीरोइक मीटर का नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इट हैज़ बीन टिपिकल मीटर, क्योंकि ये एक ऐसा विशेष प्रकार का मीटर रहा है यूज्ड इन एपिक्स एंड हीरोइक पोइट्री, जिसका इस्तेमाल एपिक्स में और हीरोइक पोइट्री में किया गया है। सही बात है भाई, ये हम पढ़ रहे हैं कि भाई कपलेट को किसका इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता था? आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता था। अब आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करके जो कपलेट लिखा जा रहा है, उस कपलेट का इस्तेमाल किस में किया जा रहा है? एपिक पोइट्री में या हीरोइक पोइट्री में। तो इसका मतलब इस मीटर को, आयम्बिक पेंटामीटर को हम हीरोइक मीटर कह देंगे।
क्योंकि उस पूरे की पूरी इपिक पोएम की सारी जो लाइंस है वो आयम्बिक पेंटामीटर में ही तो लिखी जा रही है भाई, वो तो लिखी जा रही है हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल करके, लेकिन हीरोइक कपलेट को लिखा जा रहा है आयम्बिक पेंटामीटर में, और जितनी भी लाइंस है सारी की सारी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जा रही है। अब सारी लाइंस जब आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जा रही है तो सारी की सारी पोइट्री कैसी है, हीरोइक पोइट्री। अब जितनी भी लाइंस उस हीरोइक पोइट्री में लिखी जा रही है वो सारी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जा रही है, तो इसका मतलब आयम्बिक पेंटामीटर कौन सा मीटर हो गया, हीरोइक मीटर कहलाया। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल, इस पेंटामीटर का इस्तेमाल, आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल हीरोइक पोइट्री या एपिक पोइट्री में बहुत बड़े स्तर पर किया गया, इसीलिए इसको क्या कह दिया हमने, हीरोइक मीटर कह दिया। तो ऐसा विशेष प्रकार का मीटर है ये जिसको एपिक्स या हीरोइक पोइट्री में बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि अब एक हीरोइक कपलेट का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो आगे देख लीजिए आप, एक हीरोइक कपलेट का एग्जाम्पल आगे लिखा हुआ है, वी थिंक अवर फादर्स फूल। देखिए भाई, एक हीरोइक कपलेट का एग्जाम्पल है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया है, राइम स्कीम का यूज करते हुए लिखा गया है। वी थिंक अवर फादर्स फूल सो वाइज वी ग्रो, अवर वाइजर सन्स नो डाउट विल थिंक अस सो। अब देखो राइम स्कीम यूज हो रही है, ग्रो सो, ठीक है ना, आयम्बिक पेंटामीटर में है, राइम स्कीम का यूज करते हुए है। अब इसका मीनिंग सुन लीजिए, मीनिंग क्या है। देखिए कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो है ना, बच्चे कभी कभी क्या होता है, वो बड़े हो जाते हैं और इतने बड़े हो जाते हैं कि अपने माँ बाप को मूर्ख समझने लग जाते हैं। होता नहीं होता? आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, कभी ना कभी होता है। आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, या आप लोगों के साथ नहीं हुआ होगा तो आपके भैया, आपके ताऊ जी के लड़के या आपके चाचा जी के लड़के, किसी को तो आपने देखा होगा, है ना। क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है ना, तो वो मम्मी पापा से हर छोटी छोटी बात के लिए यूँ कहने लग जाता है, फिर अपनी राय थोपने लग जाता है माँ बाप के ऊपर। अरे यार मम्मी आप नहीं समझते यार, अच्छा मम्मी नहीं समझती, मम्मी ने तेरे को इतना बड़ा कर दिया छोटे से लेकर के, और मम्मी नहीं समझती। अरे यार पापा आप नहीं समझते यार, ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है। अच्छा पापा को तू समझाएगा, पापा ने पूरी दुनिया देखी है बेटा, पापा ने तुझे बड़ा कर दिया और पापा से तू कह रहा है पापा आप नहीं समझते यार, ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है। अच्छा मीम देखा होगा ना आपने, अच्छा हमें सिखा रही है, तो ये वाली बात है यार। तो देखिए, वी थिंक अवर फादर्स फूल, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जो पिता हैं वो मूर्ख हैं, सो वाइज वी ग्रो, और उन्हें मूर्ख बोल करके हम बड़े वाइज बन जाते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं। वी थिंक अवर फादर्स फूल, कभी कभी हम अपने पिताओं को, अपने फादर्स को मूर्ख समझते हैं और मूर्ख समझ करके हम बड़े बुद्धिमान बन जाते हैं, वाइज वी ग्रो। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, समय का पहिया जब चलेगा ना तो ऐसा चलेगा, आगे देखो, अवर वाइजर सन्स, लेकिन आने वाले समय में जब हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हमारे जो बेटे होंगे, नो डाउट विल थिंक अस सो, निश्चित रूप से वो भी हमारे बारे में फिर यही सोचेंगे। समझ में आया नहीं आया भाई? आज आप आपके पापा को मूर्ख बता रहे हो और अपने आप को बुद्धिमान बता रहे हो, लेकिन बेटा आने वाले समय में तेरी जो संतान होगी, तेरा जो बेटा होगा, वो आने वाले समय में, आज तू अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है ना, वाइज समझ रहा है, वो तुझसे भी ज्यादा वाइजर होगा, वो वाइजर होगा, और ऐसी कंडीशन में फिर तू मूर्ख बन जाएगा। वी थिंक अवर फादर्स फूल सो वाइज वी ग्रो, बट अवर वाइजर सन्स नो डाउट विल थिंक अस सो, लेकिन आने वाले समय में हमारे जो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान बेटे होंगे वो हमारे बारे में भी फिर यही सोचेंगे, अरे यार पापा आप नहीं समझते हो यार। तब याद आएगा आपको आप ही का डायलॉग जो आपने आपके पापा के ऊपर यूज किया था, अरे यार पापा आप नहीं समझते हो यार। फिर आपका बेटा आपके ऊपर मारेगा, अरे यार पापा आप नहीं समझते हो यार। फिर आपको याद आएगा, ओ ठीक है, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। चलिए ठीक है भाई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कपलेट, दो तरह के कपलेट होते हैं, इनको फिर बाद में करेंगे कंप्लीट।